हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। सो आज फिर से आपका स्वागत है इस नई क्लास में। तो बेसिकली आज हम जो करने वाले हैं वो है BHIC 105 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं। ओके, जैसे आपको पता है कल आपकी एग्ज़ाम है, तो आज के लिए मैंने सोचा है कि फर्स्ट इस टॉपिक को कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। एंड अबाउट अदर क्वेश्चन अगर आपके पास है कोई, जैसे कि हम पिछले कुछ चैप्टर्स कंटिन्यू कर रहे थे, तो अभी आज नहीं कर रहे बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो से उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, और बीच बीच में अगर आपको एग्जाम्स आते हैं तो उसके वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो एज वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। राइट, तो सबसे पहले क्या पूछा है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत से आप क्या समझते हैं? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है ना। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का मतलब क्या है? वो टाइम जो कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच शुरुआती समय होता था। ठीक है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच, यानी कि जो प्राचीन यानी पुराना टाइम, फिर उसके बाद मध्यकालीन यानी बीच वाला टाइम, तो उसके बीच का जो टाइम है इनको कैसे माना जाता है? शुरुआती समय माना जाता है। तो ये लगभग 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का टाइम है ना। और जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के युग की बात करें तो वो क्या है, 750 से 1206 ईस्वी तक का टाइम माना जाता है। ठीक है, इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो जिसमें कि ये स्रोत है ना, मुख्य भाग है, स्रोत है ये। तो फर्स्ट क्या है कि अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेखों में जैसे कि शिलालेख आते हैं, ताम्रपत्र आते हैं, भूमिदान पत्र आते हैं, है ना। भूमिदान पत्र जिसे कि हम रजिस्ट्री कहते हैं, आई थिंक, राइट। फिर उसके बाद सिक्के आते हैं। सिक्के यानी कि जैसे हमें मालूम है स्टार्टिंग से तो सिक्के नहीं चलते थे, बट धीरे धीरे उसका चलन स्टार्ट हुआ। तो वो कैसे पता चला? शासकों से, अर्थव्यवस्था और व्यापार की जानकारी रखने वालों से। ठीक है, फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? जैसे पुराण हो गया, और फिर राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आती हैं? साहित्यिक स्रोत में आते हैं। फिर आते हैं विदेशी यात्राओं के विवरण। ठीक है ना। तो विदेशी यात्राओं के विवरण, जिसमें कि अरब यात्रियों के वृत्तांत पता चलते हैं, उससे पता चलते हैं। ठीक है, तो इसी में इसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में पता करें तो सबसे पहला क्या आता है कि बड़े साम्राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, उस टाइम पर। और फिर राजपूत राज्यों का विकास हुआ। व्यापार, कृषि और स्थानीय प्रशासन में बदलाव आया। ठीक है, मंदिर निर्माण हुए, कला संस्कृति का विकास हुआ, और बाद में तुर्क आक्रमणों का प्रभाव दिखने को लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। बेसिकली ये, क्योंकि मैं शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप सही से समझ पाएँ। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना है, राइट। तो उसके लिए आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो निष्कर्ष क्या लिखा है मैंने? इन स्रोतों के आधार पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास पुनर्निर्मित किया गया है। ओके, तो अब चलते हैं, जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? त्रिपक्षीय संघर्ष की व्याख्या कीजिए। मीन्स त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, राइट। तो सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, परिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। ठीक है, किसके बीच? कन्नौज पर अधिकार के लिए किसके बीच हुआ? पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। ठीक है, ये तीन थे जिनके बीच जो संघर्ष हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, तीन पक्षों का। तो कारण क्या थे उनके? कन्नौज का राजनीतिक महत्व। ठीक है, ये उसका पहला कारण था। दूसरा, आर्थिक समृद्धि, मीन्स बहुत समृद्ध राष्ट्र था वो, और सामरिक स्थिति। ठीक है, तो ये उसके कुछ कारण थे, जिसका कि परिणाम देखें तो परिणाम क्या हुआ? कोई स्थायी विजेता नहीं है। ठीक है, तीनों शक्तियां कमज़ोर हुई, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मीन्स सिंपल सी बात है कि आपस में लड़ के
तीनों ने एक दूसरे को बहुत मतलब नुकसान पहुंचाया, ठीक है, तो तीनों का ही नुकसान हुआ। तो लाइक उस टाइम पे क्या हुआ, सिंपली कि वो जो युद्ध था वो बहुत लंबे टाइम तक चला, ठीक है, कोई भी राजवंश स्थायी रूप से कन्नौज पर नियंत्रण नहीं कर पाया। ओके, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पाल वंश की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले पाल वंश क्या था, सबसे पहले क्या था, पाल वंश क्या था, है ना, ये लाइक क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। तो पाल वंश भारत का एक राजवंश शासकों का परिवार था, ठीक है, जिसने लगभग 750 ठीक है से 1174 ईस्वी तक शासन किया। तो ये मुख्य रूप से आज के वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश और कुछ बिहार के क्षेत्रों में आता था, ठीक है। और मुख्य बात है इसकी क्या थी कि इसकी जो शुरुआत थी वो गोपाल ने की थी, ठीक है, गोपाल वंश ने इसकी स्थापना की थी, गोपाल ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और फिर इनके प्रसिद्ध राज्य धर्मपाल और देवपाल थे, ठीक है। धर्मपाल ने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना, जिसको ये दोनों क्या थे, धर्मपाल और देवपाल, ये इन दोनों ने मिलकर के इसका विस्तार किया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ मैंने धर्मपाल लिखा है, ओके। तो और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कराई, नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बहुत बड़ा हुआ करता था एक टाइम पे, और बौद्ध धर्म का विकास हुआ इसके टाइम पर, ठीक है, ओके। तो धर्मपाल और देवपाल, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देवपाल, ठीक है। सॉरी, मेरी राइटिंग कुछ अच्छी आती नहीं है इसके ऊपर, पर चलो समझ आता है, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर ऐसा विकास किया वहाँ का। फिर इसका निष्कर्ष की बात करें तो पाल वंश ने शिक्षा, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो ये बात हुई पाल वंश की। अब आता है धर्मपाल का मूल्यांकन कीजिए। तो धर्मपाल कौन थे, धर्मपाल कौन थे? सबसे पहले धर्मपाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। मीन्स धर्मपाल पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे, ठीक है। वे गोपाल के पुत्र थे, अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है, अभी हमने पढ़ा गोपाल के वंश ने इसकी स्थापना की थी। देन उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल कौन थे? वो उनके पुत्र थे, ठीक है, गोपाल के पुत्र थे, और उन्होंने लगभग 770 से 810 ईस्वी के आसपास तक वहाँ पर शासन किया, ठीक है। उनके मुख्य बातों की बात करें तो उन्होंने पाल साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। पहला क्या था कि उन्होंने विस्तार किया, चलो ऐसे टाइम लग रहा है ना, विस्तार किया, ओके, सॉरी। तो उन्होंने क्या करा, पाल राज्यों का विस्तार किया, वहाँ पे उन्होंने अच्छी भागीदारी निभाई अपनी, ठीक है, उसे बहुत शक्तिशाली बनाया। और फिर अगर बात करें तो उनका शासन मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल और बिहार, जो कि आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल और बिहार है, तो उनके आसपास के क्षेत्रों पे ज़्यादा फैला हुआ था। वे बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं, ठीक है, वो बौद्ध धर्म के संरक्षण माना जाता है। कन्नौज राजनीति में हस्तक्षेप, तो मेन सिंपल सी बात की है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में उन्होंने कन्नौज राज्य जो कि कन्नौज पर नियंत्रण था पाने का प्रयास किया था, ठीक है। कन्नौज राजनीति में हस्तक्षेप का मतलब ये है कि उन्होंने उनके लड़ाई में उनके ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश करी थी। फिर विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, जैसे भी बताया मैंने, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी। फिर आता है इसके निष्कर्ष, धर्मपाल साम्राज्य का महान शासक माना जाता है, ओके।
ओके, तो हमारा भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, राष्ट्रकूट प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रकूट प्रशासन था क्या। तो राष्ट्रकूट प्रशासन का मतलब राष्ट्रकूट शासकों द्वारा राज्य चलाने की व्यवस्था था। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रकूट प्रशासन। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी में दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन हुआ करता था। ठीक है, उन्होंने वहां पे बहुत टाइम तक शासन किया। और उनकी जो मुख्य बातें क्या थी, मुख्य बातें और जिसे या विशेषताएं क्या थी उनकी, राजा सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, मीन्स शासन सेना न्याय का मुख्य अधिकार उसी के पास होता था। ठीक है, और दूसरा जो था वो सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। तो मीन्स सामंती व्यवस्था का मतलब क्या है कि समान अधिकार होते थे वहां पे। ठीक है, लाइक कि लोकतंत्र टाइप का है ना, लोकतंत्र हुआ करता था वहां पर। तो सामंती व्यवस्था प्रचलित थी वहां पर। राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत यानी कि अगर आप राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, मान लीजिए कि ये पूरा ये दिल्ली है, तो यहाँ बीच में मोती बाग है, धौला कुआं है, इस तरह से करके अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से अपने राज्य को उन्होंने अलग अलग उसमें विभाजित किया हुआ था। विकसित कर व्यवस्था। ठीक है, विकसित कर व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो वहां के जो कर वसूले जाते थे ना, तो स्थानीय स्तर पर अधिकारी कर वसूली, प्रशासन और कानून व्यवस्था संभाला करते थे। ठीक है, जिससे कि लाइक पता चलता है कि हर एक की एक डिग्निटी है, हर एक का एक स्टैंड है। और मजबूत सेना थी वहां की, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और उसी में अगर हम अलग से बात करें तो वहां पर भूमि कर राज्यों की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। भूमि कर यानी कि जहां लोग रहते थे ना, उसके लिए लोग कर देना पड़ता था। ये चीजें बेशक आज के टाइम पे थोड़ी गलत है, उस टाइम भी हुआ करती थी, बट देना पड़ता था ये चीजें ताकि राज्य का भला हो सके, इस टाइप से करके। तो निष्कर्ष क्या है कि राष्ट्रकूट प्रशासन संगठित और प्रभावी था। ठीक है, कि हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकूटों के सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रकूटों के सांस्कृतिक योगदान का वर्णन। सबसे पहले उनका योगदान क्या था, एलोरा का कैलाश मंदिर, है ना, स्थापत्य कला। ठीक है, उन्होंने एलोरा के का कैलाश मंदिर उन्होंने बनवाया। साहित्य का संरक्षण किया, कला और स्थापत्य का विकास हुआ उनके समय पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो राष्ट्रकूटों के सांस्कृतिक योगदान का वर्णन करती है। तो उसी में से अगर हम अलग से पढ़ें तो क्या है, स्थापत्य कला है ना, जैसे अभी बताया स्थापत्य कला, जिसमें उन्होंने भव्य मंदिर बनवाए, किले और महलों का निर्माण करवाया। और अगर उदाहरण के लिए देखा तो उदाहरण के लिए क्या है, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। ठीक है, दिलवारा टेम्पल्स, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसको आज जो आप बहुत फेमस है ना चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो ये भी उसी टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, और फिर कला, चित्रकला, धर्म और संस्कृति का संरक्षण हुआ। ठीक है, साहित्य का संरक्षण जिसे पढ़ा हमने। चलिए चलेगा ना। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या है आपका, गुर्जर प्रतिहारों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार है ना, तो गुर्जर हम प्रतिहार मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और गौरवशाली हिंदू राजवंश हुआ करता था। ठीक है, जिसने 8वीं से कब से 8वीं से 11वीं, ठीक है, 11वीं शताब्दी के दौरान उत्तर और पश्चिम भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। ठीक है, इस राजवंश ने विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कि अरब मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए एक मजबूत द्वारपाल के रूप में कार्य किया। मीन्स कि एज अ प्रोटेक्टर के उसमें काम किया इन्होंने। ठीक है, जिसमें इन्होंने किससे बचाया उन्होंने अपने राज्य को, जो कि मुस्लिम थे। ठीक है, अरब के मुस्लिम थे, उनसे बचाया। तो
तो उनकी उपलब्धियों की बात करें तो अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया उन्होंने, उससे रोका। उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता बनाई उन्होंने और कन्नौज पर नियंत्रण किया। ठीक है, सांस्कृतिक संरक्षण की, संस्कृति को बचाया। निष्कर्ष लिखते हैं, प्रतिहारों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोल प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चोल प्रशासन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है यहाँ पे, है ना। चोल प्रशासन क्या था? चोल प्रशासन मध्यकालीन भारत की सबसे उन्नत और संगठित और कुशल प्रशासनिक प्रणालियों में से एक हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका मजबूत स्थान था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन था, जिसे कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, गवर्नेंस भी कहते हैं, जिसे कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। लाइक आज के टाइम पे जैसे हमें पता है ना, गांव में पंचायत होते हैं, पंचायत है ना। पंचायत में हमें मालूम है कि ये क्या है कि जो गांव के अच्छे अच्छे लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका एक समूह है ना, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं और वो साथ मिल करके गांव के भलाई के लिए बातें करते हैं। ठीक है, या अगर कोई कमी है तो उसको डिस्कस करते हैं, किसी की कोई लड़ाई है तो उसको सुलझाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इसका स्टार्टअप माना जाता है यहाँ से। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के प्रशासन को निम्नलिखित मुख्य भागों में भी समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि केंद्र शासन, सबसे पहले क्या है? केंद्र शासन, है ना, जिसमें कि राजा की स्थिति, राजकीय आदेश और नौकरशाही। राजा की स्थिति की अगर बात करें हम, तो उसमें क्या है, राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, सेनापति और न्यायाधीश होता था। ठीक है, राजा का पद जो होता था ना, वो वंशानुगत था, मीन्स कि उस टाइम राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। राजतंत्र सही लिखा है ना मैंने? ओके, तो उस टाइम राजतंत्र चलता था। राजतंत्र में क्या होता था कि अगर पिता राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, और अगर मान लो कि पिता अगर कोई नौकर है उसका बेटा नौकर बनेगा। इस टाइप से चीज़ें चलती थी, है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है भाई कई सारी जगहों पे। और अगर बात करें उनकी मुख्य विशेषताओं की, तो उसमें आता है शक्तिशाली केंद्र शासन, ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रभावी कर व्यवस्था भी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, राइट। तो इसमें वहाँ पे क्या होता था कि हर एक उसके लिए बनाया गया था कि अगर कर वसूलने वाला है तो कर वसूलेगा और मतलब उसका सही यूज़ होगा, इस टाइप से करके। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जिसका जो भी बताया पंचायत वाला। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? चोल प्रशासन भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्या था? प्रशासनिक, यानी वहाँ का नियम कानून इतना अच्छा हुआ करता था, इतना मजबूत हुआ करता था, जिसे कि आज के टाइम पर हम पंचायत का स्टार्टअप मानते हैं, है ना। पंचायत अगर देखा जाए तो ये अगर बड़े लेवल पे जाकर के तो पूरे देश को चलाने के लिए भी ना एक पंचायत है ना, जिसमें कि मुखिया है, मुखिया के नीचे कई सारे लोग हैं जिनसे डिस्कशन करता है, देन उसके बाद चीज़ें करता है, इस टाइप से करके, राइट। अब आता है चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। कहीं भी चल जाती है यार। चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की व्याख्या करनी है हमें, है ना। तो जैसे कि हमने जान लिया कि चोल राजवंश क्या था। अब क्या है व्यवस्था? तो व्यवस्था सबसे पहले क्या, ग्राम सभा प्रशासन की मुख्य इकाई थी। ठीक है, क्या थी? प्रशासन की मुख्य इकाई क्या थी? ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी कि पंचायत कह सकते हैं हम। गांव के लोग स्वयं निर्णय लेते थे, समझा? गांव के लोग लाइक कि वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, गांव के लोग स्वयं निर्णय लेते थे। कर संग्रह और विकास कार्यों का प्रबंधन कराते थे। और फिर महत्व क्या था? ये लोकतांत्रिक प्रशासन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्या माना जाता है? लोकतांत्रिक प्रशासन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। प्रारंभिक, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है
कि लोकतंत्र की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से, चोल राजवंश के बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, मतलब उसे स्टार्ट माना जाता है इसका। फिर आता है चोल नौसेना का महत्व बताइए। अब नौसेना जिसे कि हम नेवी कहते हैं ना, राइट, जिसे हम मिलिट्री या नेवी भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्या था, वो शक्तिशाली थे, है ना, शक्तिशाली नौसेना थी। चोलों के पास एक विशाल और अनुशासित स्थायी सेना थी, है ना, जिसमें कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना हुआ करते थे, है ना। गज सेना यानी कि जो हाथियों पे बैठ कर आया करते थे। और फिर श्रीलंका पर विजय, ठीक है, श्रीलंका पर विजय भी उस टाइम पर उन्होंने पाया। दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव, तो ये जो थे ना, ये इनके शक्तियों के बारे में बखान करते हैं, है ना, बताते हैं। निष्कर्ष क्या देखते हैं हम, चोल नौसेना ने व्यापार और साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है।